मम्मी जी, आप जब तक मुझे बताएंगी नहीं हुआ क्या है, आपका मुंह क्यों चढ़ा हुआ है मुझे नहीं समझ आएगा। आखिर 1 हफ्ते से देख रही हूँ, अब नहीं सहन हो रहा है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? कविता ने अपनी सास योगिता जी से कहा। योगिता जी फिर भी कुछ ना बोली और मुंह फुलाए बैठी रही। बेटा दिनेश बोला, कविता, शायद तुम नहीं जानती, माँ मुझसे नाराज है। इन्हें लगता है मैं बदल गया हूं, मैं इनका हर काम टाल देता हूं। कविता बोली, क्यों, क्या हुआ दिनेश, तुमसे क्या गलती हो गई? योगिता जी बात सुनकर बोली, गलती इसकी नहीं, गलती तो मेरी है कि मैं इससे इतनी उम्मीदें लगा बैठी। जब भी कुछ भी काम बोलती हूं, हाँ माँ मैं कर दूंगा, बोलकर वह काम कभी होता ही नहीं, सारे काम टालता रहता है। इसे हम बूढ़ा बूढ़ी के लिए वक्त कहाँ है? दिनेश बेटा, तुझे किसी चीज की कमी है क्या? आज तक ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने या तेरे पापा ने तुझे ना दिया हो। जब तू छोटा था तब क्या क्या सपने संजोए थे मैंने, तुझे बड़े अरमानों से पाला पोसा, मगर अब शादी के बाद तू हमारा पहले वाला दिनेश नहीं रहा है। तू बस अपने कामों में ही व्यस्त रहता है। एक ही बेटा है तू हमारा, अगर तू भी ऐसा व्यवहार करेगा तो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इस उम्र में कहां जाएंगे? दिनेश योगिता जी और शंभुनाथ जी का इकलौता बेटा था। योगिता जी शुरुआत से ही पति शंभुनाथ जी पर निर्भर रही, मगर अब जब पति की उम्र हो जाने की वजह से उनसे ज्यादा काम नहीं होता था, इसलिए वे बेटे दिनेश पर आधारित रहने लगे। दिनेश भी सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता था तो आते आते रात के 9 बज जाते थे, जिस वजह से वह अपनी माँ का काम नहीं कर पाता था। पूरे सप्ताह में एक रविवार ही मिलता था, मगर दिनेश उस दिन भी ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग्स में व्यस्त रहता था। योगिता जी अब आए दिन गुस्सा होने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनका बेटा शादी के बाद बदल चुका है। दिनेश बोला, माँ मैंने कब ऐसा कहा कि आपने मुझे बड़ा करने में कुछ कमी रखी है? हाँ, मैं व्यस्त रहता हूँ, जिस वजह से आपके काम करना भूल जाता हूँ, बस इतनी सी बात है। और आप बात को कहां से कहां ले जा रही है, और हर बात को मेरी शादी से मत जोड़िए। मैं शादी के पहले भी भुलक्कड़ था, आप अच्छे से जानती है, और मैं ऑफिस के बाद कुछ काम पहले भी नहीं करता था और आज भी नहीं कर पाता हूँ, आप जानती है, मगर आप हर बात में मेरी शादी को बीच में ले आती है। सच ही तो कह रहा था दिनेश। जब से दिनेश की शादी हुई है, योगिता जी का मुंह ज्यादातर चढ़ा हुआ ही रहता है, और उनका कुछ भी काम ना होने पर वह सारा ठीकरा दिनेश की शादी पर फोड़ती है और कहती है, तू शादी के बाद बदल गया है। कविता बोली, दिनेश आप शांत हो जाइए। माँ ऐसा क्या काम है जो दिनेश कर सकता है और मैं नहीं? सच कहूँ तो आपने मुझे बस रसोई और घर के कामों के लिए समझ रखा है। मैं भी तो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ। आप दिनेश से क्यों कहती है? वह तो हमेशा सभी के काम टाल देते हैं। आपको कुछ भी काम हो तो आप मुझसे कह दीजिए। दिनेश को अपने ऑफिस की मीटिंग्स और कॉल से फुर्सत हो तो वह दूसरे की काम करे ना। आप तो देख ही रही है, मैं भी अपने सारे काम खुद ही करती हूँ, चाहे वह बैंक में जाना हो या कुछ भी ऑनलाइन मंगवाना हो। ये कभी मेरा भी कोई काम नहीं करते। और सच कहूँ माँ, तो इसमें इनकी शादी का कोई कसूर नहीं। ये शादी से पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही है। आप मुझे बोलिए, आपको क्या काम करवाना है? आप मुझे कभी मौका देकर तो देखिए। योगिता जी को अचानक एहसास हुआ कि कविता सही तो कह रही है। दिनेश तो हमेशा से ऐसा ही रहा है। वह पहले भी सभी काम अनसुना कर देता था, और देखा जाए तो वह दिन भर के ऑफिस के कामों से ही इतना थक जाता है कि उसे काम करने में आलस आने लगता है। और मैंने कविता बहू को तो कभी मौका ही नहीं दिया। हर काम के लिए दिनेश और उसके पापा पर हमेशा से आधारित रही, जबकि कविता भी सारा काम खुद करती है। उसे हर चीज की जानकारी है। आखिर आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है, मगर वे तो कभी चाहती ही नहीं थी कि कविता कुछ बाहर का काम करे। उन्हें लगता था कि अगर वे बहू से दूसरे सभी काम करवाएंगी तो कल के दिन बहू उनके सर ना चढ़ जाए और वे कभी बहू पर निर्भर हो।
ये उनके जमीर को गवारा नहीं था। फिर भी वे मन मार कर बोली, कविता, मैं और तुम्हारे पापा जी हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो मैंने दिनेश से कहा था कि वह हमारी ऑनलाइन टिकट बुक करा दे, मगर उसने अब तक नहीं करवाई। मैं लगभग 2 महीने से पीछे पड़ी हूँ, मगर वह हर बार भूल जाता है या उसका कोई ना कोई काम निकल आता है। मैं जानती हूँ तुम तुम्हारे सारे काम ऑनलाइन ही करती हो, मगर मैं अब तक यही सोचती थी कि बेटे के होते हुए बहू पर क्यों निर्भर रहना। कविता बोली, मम्मी जी बस इतनी सी बात, टिकट बुक करना कोई बड़ी बात नहीं, रुकिए मैं अभी कर देती हूँ। बोलकर कविता ने अपना मोबाइल निकाला और 1 हफ्ते बाद की टिकट बुक करा दी और बोली, देखिए कितना आसान काम है, आपने मुझे कहा होता तो मैंने कब से टिकट बुक करवा दी होती। योगिता जी मन में सब कुछ जानती थी कि कविता को भी सब जानकारी है, मगर फिर भी वह उससे मदद लेना नहीं चाहती थी। उन्हें बहू में कभी बेटी दिखाई नहीं दी थी। यही वजह थी कि वह कभी कविता को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती थी। योगिता जी खुश हो गई, मगर 2 दिन बाद ही उनके पति शंभुनाथ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वे दिनेश को फोन लगाने जा ही रही थी कि कविता बोली, मम्मी जी मैंने कैब बुक कर ली है, वह बाहर आ चुकी है, चलिए जल्दी से पापा को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें तुरंत एडमिट कर दिया और ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अब पापा जी की हालत में काफी सुधार था। डॉक्टर बोला, अच्छा हुआ आप लोग जल्दी इन्हें यहाँ ले आए, वरना इनकी जान को खतरा था। योगिता जी की पलकें भीग गई और उन्होंने कविता को शुक्रिया कहा। कविता जी बोली, सच बहू, आज तेरी वजह से तेरे पापा जी की जान बच पाई है। तू ना होती तो पता नहीं क्या होता। मैं हमेशा से गलत थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बहू को बेटी बनाकर रखो तो वह बेटे से कम नहीं है। मैं हर काम के लिए दिनेश पर आधारित थी। मैंने तुझे हमेशा बहू समझा, मगर मैं भूल गई कि जिस तरह बेटी बेटों से हर काम में आगे बढ़ गई है, वैसे बहू भी तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है, क्योंकि एक बहू ही तो किसी की बेटी है। आज कविता को भी सासू मां की बात प्रोत्साहित कर गई। वह बोली, जी मम्मी जी, एक बहू बस प्यार और सम्मान की भूखी होती है। वह तो बस यही चाहती है कि जिस तरह ससुराल वाले अपने बेटे को मान सम्मान और प्यार देते हैं, उसी तरह एक बहू को भी दे। मगर होता उसके उलट है। जो बहू अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, उसे सिर्फ चूल्हे चौके में ही फूंक दिया जाता है। उसका वजूद हमेशा के लिए रसोई के इर्द गिर्द रह जाता है। वह अपना वजूद तलाशती रहती है, मगर ससुराल में उसकी जगह मात्र रसोई या बाकी घर के कामों में ही रह जाती है। वह भी सारे काम करना चाहती है, मगर ससुराल में उसे कोई मौका ही नहीं देता। काश आपकी तरह दुनिया की हर सांस अपनी बहू को भी मौका दे, क्योंकि एक बहू बस प्यार और सम्मान की भूखी होती है। आज योगिता जी का प्यार पाकर कविता के अंदर छुपा सैलाब बाहर आ गया था। उसे योगिता जी ने कभी इज्जत नहीं दी थी। बस एक बहू के रूप में यही दर्जा मिला था, जो पूरे दिन रसोई में घूटती रहती है, जिसे कुछ पता नहीं होता कि माँ बेटे के बीच क्या वार्तालाप हुआ है। योगिता जी को यही लगता कि अगर वे बहू को इज्जत देंगी तो उनकी सांस वाली इज्जत कम हो जाएगी। मगर आज पहली बार वह बहू की असली कीमत समझ पाई थी। दिनेश जब तक ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचा, शंभुनाथ जी ठीक थे। दिनेश को पापा को देखकर जान में जान आई। दिनेश बोला, माँ आपने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद आपने मुझे बताया। माना मैं काम थोड़ी देरी से करता हूँ, मगर ये तो पापा की जान का सवाल था। योगिता जी बोली, तेरी पत्नी ना होती तो आज तेरे पापा जिंदा ना होते। आज एक बहू ने साबित कर दिया है कि वह घर के बेटे से कम नहीं होती। बहू हमारे हरिद्वार के टिकट कैंसिल करवा दो। अब तो तुम्हारे पापा जी को आराम करना पड़ेगा। कविता बोली, मम्मी जी वे तो कैंसिल करा दिए और अगले महीने के करवा दिए हैं। और हाँ, आप दोनों अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि इस अवस्था में मैं आप दोनों को अकेले नहीं जाने दे सकती।
वहां आप दोनों का ध्यान मैं रखूंगी। वैसे भी इस उम्र में कोई एक ऐसा साथ में होना चाहिए जो यहाँ वहां भाग सके। दिनेश कब से सास बहू का प्यार देख रहा था। दिनेश बोला, माँ आप मुझे भूल मत जाइएगा, मैं भी आपका बेटा ही हूं। योगिता जी हंस पड़ी और बोली, बेटा तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो, किसी की नजर ना लगे, और चाहो तो तुम भी साथ चल सकते हो, मगर शायद तुम्हें समय ना हो। मगर कोई बात नहीं, हमारी बहू साथ है, यही हमारे लिए काफी है। सभी एक साथ हंस पड़े और दिनेश बोला, माँ मैं कल ही ऑफिस में बॉस से छुट्टी के विषय में बात करूंगा, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ चल पाऊं। दोस्तों, यदि बहू को बेटी बनाकर रखा जाए तो वह सास ससुर का बुढ़ापा सवार देती है, क्योंकि एक बेटा तो रोज कमाने निकल पड़ता है, मगर पीछे से जो सास ससुर का पूरा ध्यान रखती है वह एक बहू ही होती है। किसी ने सच ही कहा है, सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी एक बहू भी बन सकती है, बस बदले में वह प्यार और सम्मान ही तो चाहती है। दोस्तों, बहुओं को जितना हो सके उतना प्यार दे, ताकि वे भी अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझे।